हम लोग बात करने वाले थे आर्टिकल 136 पे, लेकिन फिर एक बार यही बात कहनी पड़ रही है कि हर बात के बारे में अपने पूर्व धारणाओं के आधार पर, अपने प्रीफिक्स आइडियाज के बारे के आधार पर, इसके आधार पर बात मत करिए। आपसे कोई भी बात पूछी जाती है, आप कभी भी कानून के मुताबिक उसका उत्तर नहीं देते। आपकी अपनी धारणाएं हैं हर बात के बारे में, और वे धारणाएं आपको जो कहती हैं आप वो उत्तर देते हैं, जबकि आपको बार बार कहा गया कि कानून की फील्ड में सिर्फ एक बात जरूरी है, जो कानून कहता है सिर्फ वही होगा। आपसे प्रश्न किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो उच्चतम न्यायालय के अन्य कोई भी न्यायाधीश अगर ये चाहें कि कल से वो स्पेशल लीव पिटीशन न सुने, तो क्या वो ऐसा कर पाएंगे? आपका उत्तर है कि कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। विशेष अनुमति देना अपील के लिए, यह उनके अधिकार क्षेत्र की बात है, लेकिन विशेष अनुमति याचिका सुनने से इनकार करना यह उनके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। जब तक वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, तब तक उन्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो कुछ उनके पदीय कर्तव्य के अंतर्गत है। और सिर्फ वे ही नहीं, कोई संवैधानिक प्राधिकारी हो, उसे वो सब कुछ करना पड़ेगा। पड़ेगा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने उसके ऊपर दायित्व तो अधिरोपित किया है, और यह स्थिति सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की नहीं है। अगर कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी भी है और स्टैट्यूट उस पर कुछ करने का दायित्व तो रखता है, तो उसे वो करना होगा। वो नहीं करना चाहता तो त्याग पत्र दे दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। वो रास्ता आपके लिए हमेशा खुला है। अब यह भी सोचना चाहिए कि अगर जो ड्यूटी रखी गई है और वो डिस्चार्ज नहीं की और रेजिग्नेशन ये भी नहीं दिया, तो कानून में क्या ताकत है कि संबंधित प्राधिकारी अपना काम जो उसे इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया उसे करे ही, या दूसरे शब्दों में उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही हो सकती है, इस पर भी विचार करना चाहिए। समग्र चिंतन इसी को कहते हैं। हमने कई बार आपसे कहा कि मनुष्य पशुओं से भिन्न है, इसलिए क्योंकि उसके पास सीखने की वृत्ति है। अन्यथा भूख तुम्हारे पास है तो पशुओं के पास भी है। अपने बच्चों के प्रति लगाव अगर तुम में है तो पशुओं में भी है। दूसरों से प्रेम और घृणा ये अगर तुम में है तो पशुओं में भी है। अपमान और सम्मान का अनुभव अगर तुम में है तो उनमें भी है। अपने घर की रक्षा करने की वृत्ति अगर तुम में है तो उनमें भी है। आपने देखा है, हमने उदाहरण दिया था कि कहते हैं ये इलाका शेर का है और उस इलाके में वो दूसरे शेर को बर्दाश्त नहीं करता, तो अपने इलाके की रक्षा करने की वृत्ति अगर उसमें है तो तुम में है तो उसमें भी है। इन दृष्टिकोणों से आप जानवर से बिल्कुल अलग नहीं है। आप जहां जानवर से अलग होते हैं वो बिंदु कहां है? वो बिंदु है आप में सीखने की वृत्ति है, उसमें सीखने की वृत्ति नहीं है। और यहां भी आप बहुत अलग नहीं हैं जानवर से। सीखने की वृत्ति उसमें भी है। सर्कस या मदारी के पास जो जानवर हैं वो सीखे सिखाए हैं, लेकिन उनकी सीखने की वृत्ति एक तो उतनी विस्तृत नहीं है
जितनी आपकी है, और दूसरा उनकी सीखने की वृत्ति सिर्फ अपने पेट के पालन तक सीमित है। आपकी सीखने की वृत्ति सिर्फ अपने पेट के पालन तक सीमित नहीं है, हालांकि अधिकांश की है। आप काहे के लिए पढ़ते हैं? नौकरी पाने के लिए। तो नौकरी क्या है? पेट पालने की वृत्ति, इसके अलावा क्या है? तो आप में से भी अधिकांश पेट पालने के लिए ही पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञान के विकास इसी के लिए पढ़ रहे हैं, ताकि आने वाली नस्लों को कुछ हासिल हो पाए, हम कुछ सीखें और सीखकर छोड़ जाएं आगे आने वाली नस्लों के लिए। तो एक समग्र चिंतन कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्यों, इस पर समग्र चिंतन चाहिए, और ये समग्र चिंतन की आदत लगनी चाहिए। ये समग्र चिंतन है जो आप में होना ही चाहिए, और इसकी आदत होनी चाहिए, हैबिचुअली आपको इसी ढंग से सोचना चाहिए। और जब इसी ढंग से सोचते हैं तो विषय कोई हो, उस पर एक संपूर्ण चिंतन उभरता है कि विशेष अनुमति याचिका, जब सीधी बात है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो चीफ जस्टिस की नियुक्ति कर रहा है, भारत का एक मुख्य न्यायमूर्ति होगा, अनुच्छेद 124 कहता है। तो जो भारत का एक मुख्य न्यायमूर्ति होगा, इस लाइन के आधार पर आप भारत के मुख्य न्यायमूर्ति हैं, तो फिर इस लाइन के आधार पर कि उन्हें विशेष अनुमति याचिका सुननी होगी, आप सुनें कैसे नहीं? आप इनकार कैसे कर सकते हैं? हां, विशेष अनुमति इस निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने के लिए दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, यह आपके अधिकार क्षेत्र में जरूर है। लेकिन इसके संबंध में भी जो आपसे पूर्व के न्यायाधीश हुए हैं, उन्होंने यही कहा है कि इस संबंध में भी एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड डेवलप करना चाहिए कि किन मामलों में हम विशेष अनुमति देंगे और किन मामलों में हम विशेष अनुमति नहीं देंगे। इन मामलों में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह दिखाई दे कि आपने अपने चहेतों को विशेष अनुमति दे दी और आपने अन्य लोगों को विशेष अनुमति से इनकार किया। ऐसा इन मामलों में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां तक एक बार इजाजत दे देने के बाद आप ये कहो कि इजाजत देते समय हमें मिसकंसीव किया गया, हमें धोखा दिया गया, यह मामला इस लायक नहीं है कि विशेष अनुमति याचिका के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो, ये ठीक है, बस सुनिए। लेकिन अगर आप ये स्वीकार करते हैं कि यस, it is a matter which must be raised before us by the way of special petition, then you can't deny. आप मना कैसे कर देंगे? आप ये कहो कि हमारा साथ मन नहीं है इसलिए हम नहीं सुनेंगे। नो, आप ये कहो इट इज नॉट ए फिट केस, ये उचित मामला नहीं है। आपकी बात ठीक है, लेकिन आप ये कहो कि उचित मामला है और मेरा मन नहीं है, तो ये क्या है? ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और साबित कदाचार। इट इज अ ग्राउंड टू रिमूव यू, ये आपको पद से हटा देने के लिए एक आधार है। और इसीलिए जो मिसकंडक्ट शब्द है, जो साबित हो जाने की दशा में है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय इनके मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को हटाने के लिए आधार बन सकता है। उस कदाचार शब्द को अपरिभाषित यह रखा गया है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी है। देना चाहते तो दे भी देते, लेकिन अगर डेफिनेशन दे देते तो मामला एग्जॉस्टिव हो जाता है, और फिर उस डेफिनेशन के बाहर जो मिसकंडक्ट जाता है
वो मिसकंडक्ट होते हुए भी मिसकंडक्ट नहीं माना जाता। इसलिए सिर्फ मिसकंडक्ट शब्द का उपयोग किया। हमने आपसे कहा था कि चीजों के विश्लेषण के दो तरीके होते हैं, एक सब्जेक्टिव है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है। मिसकंडक्ट इस शब्द को सब्जेक्टिव तौर पर परिभाषित किया जा सकता है कि आप किसे मिसकंडक्ट मानते हैं, लेकिन मिसकंडक्ट की कोई परिभाषा ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है कि ऐसा कोई भी आचरण जो कि उस पद के, जिस पद पर आप हैं, उसकी गरिमा, उसके कृत्यों, उसके कर्तव्यों आदि के विरुद्ध माना जाए, वो सब कुछ मिसकंडक्ट है, वो कंडक्ट तो नहीं है। और अगर ये ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड अपना लिया जाए तो ये एक सिद्धांत है जिसके आधार पर आपकी प्रत्येक गतिविधि को चेक किया जा सकता है और ये जाना जा सकता है कि आप सदाचार कर रहे हैं या कदाचार। आप बिल्कुल नहीं मना कर सकते, कैसे मना कर देंगे? आप विशेष अनुमति मत दीजिए। और इसीलिए ये बात रखी गई है, अभी इस पर देखेंगे, ये एक आयाम है, एक डायमेंशन है कि अगर विशेष अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में मना कर दिया, आप लेकर गए, क्योंकि आपको पिछले क्लास में चर्चा की गई थी, आप फिर से एक बार उसकी भाषा को देख लेंगे तो बात ठीक रहेगी। कहता इस अध्याय में किसी बात के होते हुए उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा न्यायालय या अधिकरण। और क्या कहा इससे पहले? न्यायालय, अधिकरण से पहले किसी न्यायालय, किसी अधिकरण। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि 132, 133, 134 की तरह है। निर्णय, डिग्री या आदेश ये उच्च न्यायालय का हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। यह निर्णय, डिग्री, आदेश ये अंतिम निर्णय, अंतिम डिग्री या अंतिम आदेश हो, यह भी जरूरी नहीं है। दोनों ही बातें गैर जरूरी है। आपके विरुद्ध नायब तहसीलदार ने मामला सुना और डिसाइड कर दिया, गया है 136 में सीजेएम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई एसएलपी के माध्यम से। क्योंकि क्या कहा? किसी न्यायालय, किसी अधिकरण और कोई निर्णय, डिग्री या आदेश, न तो निर्णय, डिग्री, आदेश से पहले और न ही न्यायालय से पहले कोई विशेषक शब्द है, दोनों जगह नहीं है। इसका मतलब आदेश अंतर्वर्ती हो, आदेश अंतिम हो, डिग्री प्रारंभिक हो, डिग्री अंतिम हो, दंडादेश 1 दिन, 1 घंटे, 1 मिनट के कारावास का हो या 1 पैसे जुर्माने का हो, इस सबसे कोई मतलब नहीं है। जमानत खारिज की गई है क्योंकि आपको मालूम है कि सीआरपीसी, जिसे आप बीएनएसएस कहते हैं, उसमें जमानत कहां कहां आप मांग सकते हैं? मजिस्ट्रेट का न्यायालय है, सेशन कोर्ट, उच्च न्यायालय। इसके अलावा जमानत मांगने के लिए बीएनएसएस और सीआरपीसी में कोई न्यायालय नहीं है, कोई कोर्ट है ही नहीं। पुरानी सीआरपीसी, उसी के सेक्शन हमें याद है, अभी बीएनएसएस के याद नहीं हुए, तो वही कोड कर देता हूं। 436, 437, 438 और 439, these are the sections in which you can ask
फॉर बेल। 439 में आप सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय, आपकी मर्जी, चाहे सेशन न्यायालय से मांग लीजिए और चाहे उच्च न्यायालय से मांग लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप पहले सेशन न्यायालय से मांगिए फिर उच्च न्यायालय में जाइए, कतई आवश्यक नहीं। आप सीधे उच्च न्यायालय से बेल मांगिए, मिलेगी। मिलेगी मीनिंग देयर बाय अगर मिलने लायक होगी तो मिलेगी। जरूरी नहीं है, कतई जरूरी नहीं है कि आप सेशन कोर्ट में पहले मांगे और जब निरस्त हो जाए तो उच्च न्यायालय जाएं, ऐसा कतई नहीं है। लेकिन होता ऐसा ही है। तो होता तो इसलिए ऐसा है क्योंकि आप उच्च न्यायालय मांगने गए और निरस्त हो गए, तो नो डाउट अभी भी आप सेशन कोर्ट से मांग सकते हैं। लेकिन अगर आपके पिताजी ने किसी को कुछ देने से इनकार कर दिया तो फिर आपके घर से उसे कुछ मिलेगा, इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। हां, आपने मना किया तो अभी संभावना बनी है कि पिताजी से हो सकता मिल जाए, इसलिए पहले सेशन न्यायालय से मांगते हैं और फिर उच्च न्यायालय से मांगते हैं। इसका विष वर्षा भी हो सकता है। हुआ है कन्हैया कुमार के केस में, जब कन्हैया कुमार ने भारत तेरे टुकड़े होंगे इस टाइप के नारे लगाए थे, तो सेशन कोर्ट में जब बेल मांगने गए थे तो उन्हें वकीलों ने बहुत पीटा था। और पिटाई के कारण फिर उन्होंने सीधे उच्च न्यायालय में बेल मांगी थी कि हमारा सेशन कोर्ट जाना ही असंभव हो रहा है, हम जा ही नहीं पाएंगे, इसलिए आप सुन लो। तो उच्च न्यायालय ने उन्हें बेल दी थी। तो आप सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट जहां जाइए, आपको एंटीसिपेटरी मांगनी है तो 438 है, वहां भी आप सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों जगह में से कहीं चले जाइए। आपको मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मांगनी है तो 437, 436। हालांकि वहां मजिस्ट्रेट का न्यायालय शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया, उसका कारण आपको बताया था जब हम 187 BNSS बता रहे थे, तब उसका कारण बताया था। लेकिन जो शब्दावली है, उस शब्दावली के अंतर्गत दोनों मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, दोनों आ जाएंगे। आपने देखा था। तो जमानत के संबंध में किसी न्यायालय को कोई अधिकारिता नहीं है सिवाय मजिस्ट्रेट, सत्र और उच्च न्यायालय के, कहीं कुछ नहीं है। और तीनों जगह से आपकी खारिज हो गई। अब आप कहां जाएंगे? तो खारिज जिससे हुई वो क्या है? न निर्णय है, न डिग्री है, न दंडादेश है, ठीक है ना, इनमें से तो कुछ है नहीं है। लेकिन आदेश है, आदेश है, और यह आदेश अंतिम भी नहीं है। इसे अंतिम आदेश नहीं कह सकते, इसे अंतर्वर्ती भी नहीं कह सकते, क्योंकि अंतर्वर्ती आदेश अभी उनकी पूरी व्याख्या हम नहीं कर रहे हैं। वो जब हम रिवीजन बताएंगे आपको BNSS में तब बात करेंगे। लेकिन एक मोटी बात समझिए, अंतर्वर्ती आदेश वाद की व्यवस्था, इसको बनाने के लिए किए जाते हैं। वाद की व्यवस्था, जैसे आज आप नहीं आए हैं किसी भी कारणवश, आपकी उपस्थिति होनी चाहिए थी, आपकी अनुपस्थिति को द्वारा अधिवक्ता मान्य कर दिया जाए, इसके लिए आप प्रार्थना पत्र देते हैं। किस सेक्शन में देते हैं? जब BNSS वहां पहुंचेगी तो बात हो जाएगी, लेकिन देते हैं और वो स्वीकार हो जाता है। तो किससे हुआ? आदेश से। लेकिन वो कैसा है? अंतर्वर्ती, सिर्फ वाद की व्यवस्था बनाए रखने के लिए पारित किया गया है। उसका पक्षकारों के अधिकारों पर कोई असर ये नहीं हो रहा, ये अंतर्वर्ती है। लेकिन ऐसा आदेश जो अंतर्वर्ती से कुछ ज्यादा है और अंतिम नहीं है, इसके लिए अलग नाम देना पड़ेगा, और इसे हम क्या नाम देते हैं? मध्यवर्ती। ये मध्यवर्ती आदेश, ठीक है ना। तो जमानत कैसा आदेश है? मध्यवर्ती है, न तो ये अंतर्वर्ती है
क्योंकि पक्षकार के अधिकार पर तो प्रभाव पड़ता है, जेल में ही रहता है, बाहर नहीं आ पाता। लेकिन जमानत निरस्त होने से वो दोषी नहीं हो जाता। तो न तो अंतर्वर्ती है और न ही अंतिम है, तो इसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं मध्यवर्ती। तो यह आदेश कैसा हुआ? अंतिम तो नहीं है। तो अंतिम आदेश न होते हुए भी इसके विरुद्ध एसएलपी फाइल हो सकती है और होती है। आप सुनते मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, कैसे मिल गई? थ्रू एसएलपी, क्योंकि जमानत एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं लग सकती है, क्योंकि जमानत सीआरपीसी में आप मांगेंगे। आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है, आप मांग लेते हैं, आपको यह पता ही नहीं होता कि क्यों मांग रहे हैं, कहां मांग रहे हैं। और आपसे ये कोर्ट पूछता नहीं, क्योंकि वहां क्लास नहीं लगा है, वहां क्लासरूम नहीं चल रहा है, वो न्यायालय है। लेकिन आपको मालूम तो होना ही चाहिए कि हम कैसे यहां आ गए। तो जमानत जो विभिन्न लोगों को वहां प्राप्त होती है, वो एसएलपी के थ्रू ही प्राप्त होती है, विशेष अनुमति याचिका। लेकिन कोई मामला उनके समक्ष उठाने योग्य है या नहीं है, ये वही तय करेंगे। तो अगर वो ये तय करते हैं कि यस, ये हमारे समक्ष उठाने योग्य है, फिर वो उसे सुनने से इनकार नहीं कर सकते। तो कहता है कि कोई न्यायालय, और इस कोई न्यायालय का कोई भी आदेश वो अंतिम है, दंड अंतिम नहीं है, इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई आदेश और भारत के किसी न्यायालय का, किसी न्यायालय का है, जरूरी नहीं उच्च न्यायालय का हो, और उसके संबंध में उन्हें यह लगता है कि ये मेरे समक्ष उठाए जाने योग्य है, तो इस अध्याय में किसी बात के होते हुए, इस अध्याय में किसी बात के होते हुए, भले ही ये लिखा है कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का सवाल रेज नहीं होगा प्रोसीडिंग में, तब तक आप उच्चतम न्यायालय में नहीं आएंगे। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का सवाल किसमें पैदा होना चाहिए? उच्च न्यायालय के समक्ष जो कार्यवाही चल रही थी, और जिसमें उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय, डिग्री या अंतिम आदेश न सिर्फ पारित किया है, बल्कि सर्टिफाई अनुच्छेद 134 में प्रमाण पत्र यह भी दिया है। ये सारी आवश्यकताओं में से एक भी आवश्यकता पूरी न हो, लेकिन इस सब के बावजूद आप विशेष अनुमति के लिए आवेदन वहां कर सकते हैं, और यदि वे विशेष अनुमति दे देंगे तो इस अध्याय में किसी भी बात के होते हुए आप वहां मामला सुना सकेंगे। आपको उच्च न्यायालय ने सर्टिफिकेट दिया, लेकिन गलत दे दिया, नहीं देना चाहिए था। उच्चतम न्यायालय ने देखा कि सर्टिफिकेट गलत है और उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अब सुना ही नहीं जा सकता। वो ये देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का सवाल नहीं है, इसलिए 132 में नहीं आ सकता। मामला या तो सिविल प्रोसीडिंग नहीं है, या अगर है भी तो इसमें व्यापक महत्व का सबस्टेंशियल क्वेश्चन हो नहीं है, इसलिए 133 में नहीं आ सकता। 134, 1A, 1B या 1C इसका मामला ही नहीं है, इसलिए नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हमें सुनना चाहिए, तो सुनेंगे। जैसे ये ठीक है कि वो मामला पूरी तरह सही डिसाइड हुआ, ये सही है, क्योंकि उसमें एविडेंस ही इस लायक नहीं था कि अभियुक्त को दोष सिद्ध कर दिया जाता, ठीक है ना। और स्टेट एसएलपी में पहुंच गई, ठीक है, मामला तो सही डिसाइड है भाई। जब एविडेंस ही नहीं है तो सजा काहे पे कर दें, ठीक है ना। तो स्टेट जब एसएलपी में गई तो हमने ये पा लिया कि नहीं, मामला तो एकदम ठीक डिसाइड है, मामले में कोई गलती नहीं, इसलिए 134 में मामला उठाए जाने योग्य नहीं है। भाई 134 में तो तब होना जब 134, 1A, 1B, 1C
यहां कहीं फंसता हो और प्रमाण पत्र हो, दोनों बातें हो ना भाई, सर्टिफिकेट भी हो और उस लायक मामला भी हो, दोनों बातें हो। अब उच्च न्यायालय ने डिसाइड किया, छोड़ दिया, क्योंकि मामले में एविडेंस ही नहीं था। तो 134 1A 1B की तो बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि वहां तो दंडित करेगा और मृत्युदंड से दंडित करेगा, तब जाएगा। 1C का हो सकता था, क्योंकि 1C में कोई कारण नहीं है। यदि उच्च न्यायालय समझता है कि इसकी अपील उच्चतम न्यायालय में होनी चाहिए तो कर देगा, लेकिन उसके लिए सर्टिफिकेट हो। अब सर्टिफिकेट है नहीं, स्टेट पहुंच गई एसएलपी में। अब उन्होंने ये देखा कि ठीक है, मामला तो एकदम ठीक डिसाइड है, इसलिए 134 1C का तो मामला बनता ही नहीं हो। स्टेट ने, हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट भी नहीं दिए। चलो अब ऐसे आ जाओ, स्टेट को हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक है ना। अब उन्होंने लेकिन गलत ग्राउंड पर दिया, जिस ग्राउंड पर देना चाहिए था उस ग्राउंड पर नहीं दिया। अब उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामला आया, हाईकोर्ट का सर्टिफिकेट भी है, उनके समक्ष भी है, लेकिन उन्होंने ये पाया कि हाईकोर्ट का सर्टिफिकेट गलत आधारों पर है, ये आधार इसमें नहीं है, और मामला भी ठीक डिसाइड है। तो 134 1C में तो सुना ही नहीं जा सकता। लेकिन इसके बाद भी वो अगर ये देखते हैं कि जिस विधि में ये डिसाइड है वो विधि अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकती है, ये तो प्राइमा फेसी देखने से लगेगा भाई, प्राइमा फेसी हम उसे देख रहे हैं। अभी विस्तृत आर्गुमेंट आने हैं, अभी तो विस्तार से आर्गुमेंट आने हैं। अभी नहाते समय हमारे दिमाग में एक बात आ रही थी, और हम तो गांधी परिवार के खिलाफ हैं बहुत ज्यादा, तो हमारे दिमाग में आ रहा था कि अगर कभी कोई ऐसी PIL फाइल की जाए कि भाई सम्मान का अधिकार, ये तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट है, और सम्मान का अधिकार सबको प्राप्त है, तो पॉलिटिकल लीडर्स सिर्फ इन्हीं के आधार पर अधिकांश सरकारी इमारतों का, अधिकांश सरकारी विभागों का नामकरण क्यों हो, बाकी लोगों के नाम पर क्यों ना हो। भाई इतनी फील्ड्स हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं, टीचर हैं, उनके नाम पे क्यों ना हो। उनका देश के निर्माण में कोई योगदान नहीं, खाली इन्हीं का है, ठीक है। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अब वो भी कुछ चंद खानदान इन्हीं के नाम पर हो, ठीक है। अब हम नहीं कह सकते कि हमारी ये बात अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है या नहीं, लेकिन प्राइमा फेसी तो लग रही है भाई, प्राइमा फेसी तो लग रही है। अब इस पर विस्तार से सुनवाई हो तब बात आगे बढ़ेगी, और वही हम दिल्ली बैठ रहे हो या इलाहाबाद में हो तो आसानी से ये बातें शुरू हो जाएंगी। यहां बैठकर ये बातें नहीं हो सकती, यहां बैठकर सिर्फ बातें ही हो सकती हैं, बाकी कुछ नहीं हो सकता। यही स्थान के अंतर हैं जिनके आधार पर चीजें बदल जाती हैं। तो सवाल यह है, सुप्रीम कोर्ट ये देख रहा है कि डेफिनेटली ये 134 1C में आने लायक तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हाईकोर्ट ने सर्टिफिकेट ही गलत ग्राउंड पर दे रखा है, लेकिन इसमें जिस विधि के अंतर्गत डिसाइड किया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकती है। एसएलपी इस बात के बावजूद कि मामला एकदम ठीक डिसाइड है, मामले में कोई गलती नहीं है, मामला एकदम ठीक डिसाइड है, इसके बाद भी एसएलपी आ सकती है, और इस एसएलपी को सुना जाएगा, और उसमें 134 में नहीं है, 133 में नहीं है, 132 में नहीं है, क्योंकि उस लायक सर्टिफिकेट ही नहीं है, वो सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं है। लेकिन इस अध्याय में किसी बात के होते हुए, शब्द कहां से शुरू हो रहा है कि इस अध्याय में किसी भी बात के होते हुए ओवरराइडिंग इफेक्ट है 136 को, अब भी एसएलपी सुनी जा सकती है। देयर इज नो कंडीशन, नो लिमिटेशन, कोई लिमिटेशन है ही नहीं, केवल विशेष अनुमति के संबंध में लिमिटेशन है, और उसके संबंध में भी कोर्ट लगातार कह रहा है
कि हमें कोई यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड डेवलप करना चाहिए कि इन मामलों में हम सुनेंगे, इन मामलों में हम नहीं सुनेंगे। और जहां तक जमानत का सवाल है तो वो भी वहां मांगी जा सकती है और वहीं मांगी जाती है, क्योंकि बीएनएसएस या सीआरपीसी इसमें उच्च न्यायालय के आगे न तो जमानत संबंधी कोई प्रावधान है। अच्छा, आपके मामले में चलिए हाईकोर्ट में आपने अपील फाइल की और आपके खिलाफ हो गया, अब वो 134 1C में उठाने लायक नहीं है, क्योंकि दांडिक मामलों में जो उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है वो तो 134 में हो सकती है, और 134 में हाईकोर्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, वो है नहीं, हर मामले में हो भी नहीं सकता। हाईकोर्ट से आपके खिलाफ डिसाइड है और आपके मामले में संवैधानिक निर्वचन का कोई सवाल है नहीं, तो 132 हो नहीं सकता, और सिविल मामला है नहीं, तो 133 का कोई प्रश्न नहीं। अब आप सुप्रीम कोर्ट कैसे जाएंगे? तो भी नॉर्मली जब हाई कोर्ट से डिसाइड होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। कैसे? एसएलपी, क्योंकि वहां कोई लिमिटेशन नहीं है और किसी भी न्यायालय का निर्णय हो सकता है, और किसी भी न्यायालय में हाई कोर्ट इंक्लूड है। इसलिए जब भी हाई कोर्ट से किसी को सजा हो जाती है तो या छूट जाए तो स्टेट, और जरूरी नहीं स्टेट ही। एक चीज और समझ ले, 136 में उन्होंने क्या कहा? 136 में कहा इस अध्याय में किसी बात के होते हुए उच्चतम न्यायालय किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिग्री या आदेश या अवधारणा, ठीक है ना, ये डिटर्मिनेशन, अवधारणा, ये भी शब्द प्रयोग किया है, दंडादेश, इसके विरुद्ध अपील सुन सकता है, ठीक है ना, ये शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहां यह कहा उच्चतम न्यायालय सुन सकता है। किसके द्वारा विशेष अनुमति मांगी जाने के आधार पर उच्चतम न्यायालय सुन सकता है? यह भी कुछ नहीं कहा, यह भी कुछ नहीं कहा। यानी अपील का अधिकार जिनको मिलता है वो विशेष अनुमति मांगने गए, केवल तभी सुना जाए ऐसा भी नहीं है। हक किसको है? उच्चतम न्यायालय को। आपकी अधिकारिता नहीं है, ठीक है ना। जैसे आप भी कहते मेरा घर, ठीक है ना, आप भी कहते मेरा घर, और जो ईश्वर का भक्त है वो भी कहता है मेरा भगवान, ठीक है ना। लेकिन इस मेरे में आपका जो मेरा है और उसका जो मेरा है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आप मेरा शब्द के माध्यम से कब्जा करने की इच्छा रख रहे हैं, और वो जो कह रहा है कि मेरा भगवान, वो अपने को भगवान के अधीन कर रहा है कि अब ये मेरे बॉस हैं, ये जो कहेंगे हम वो करेंगे। ये मेरे का फर्क है, ठीक है ना। मेरा वो भी कह रहा है और मेरा ये भी कह रहे हैं, लेकिन आपका मेरा आपकी ओर से दावा है उस वस्तु पर जिसे आप अपनी घोषित कर रहे हैं मेरे शब्द के माध्यम से। और जो ईश्वर का भक्त है उसका जो मेरा है उसमें वो स्वयं को अधीन कर रहा है ईश्वर के हाथों में। तो इस मेरे के अंतर को समझना होगा, और ये महीन अंतर है जो मूर्खों को समझ में नहीं आते। और मूर्ख सिर्फ अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर बिना संदर्भ को ध्यान में किए शब्द का अर्थ निकालते हैं, इसलिए अर्थ का अनर्थ होता है। और यही शब्द कहे जाते हैं कि मेरे कथन को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। यह भी थोड़ा हम्बल शब्द हैं। कहा तो यह जाना चाहिए कि अपनी मूर्खता के कारण मेरे शब्दों को बिना समझे प्रस्तुत किया गया है, कहा तो यह जाना चाहिए। लेकिन अक्सर ये बात पॉलिटिकल लीडर्स बोलते हैं, वो बेचारे मजबूर लोग हैं क्योंकि उन्हें वोट चाहिए, ये उनकी मजबूरी है, इसलिए वो नहीं कह सकते। ये कई बार एज ए एडवोकेट मेरी बात ठीक होती फिर भी हम कोर्ट में अपनी बात नहीं कह पाते क्योंकि हमारे मुवक्किल का नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम चुप रहते हैं, ये जानते हुए कि सामने वाला बिल्कुल 100% गलत कह रहा है।
लेकिन चुप हैं। क्यों? क्योंकि नुकसान मेरा नहीं होगा, हमारे मुवक्किल का हो जाएगा, इसलिए चुप है। तो सवाल यह है, अपील का अधिकार किसको मिलता है? जो पीड़ित है, जो व्यथित है। अगर आप नॉर्मल अपील फाइल करने जाओगे तो कोर्ट आपसे पूछेगा क्यों आए हो, आपके खिलाफ कुछ डिसाइड है? क्योंकि अपील फाइल करने का अधिकार किसे? जिसके खिलाफ डिसाइड है, जिसके खिलाफ डिसाइड है, जिसके पक्ष में डिसाइड है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पक्ष में डिसाइड तो है, लेकिन आपके बारे में भी बहुत उल्टा सीधा कोर्ट ने कहा है कि ये आदमी तो बहुत खराब है, आदमी तो अच्छे नहीं है, क्योंकि एविडेंस तो साबित हो रहा ये आदमी अच्छे नहीं है, और पिटने लायक ही है, पिटे तो गलत नहीं पिटे, ठीक है, ऐसे में कोई भी पिटेगा। लेकिन फिर भी इन्हें पीटना नहीं चाहिए था, क्योंकि कानून है, इन्हें अदालत में आना चाहिए था। अब अंतिम रूप से तो इनके खिलाफ है डिसीजन, लेकिन इनकी भी फजीयत तो बहुत हुई है। लेकिन ये अपील फाइल करना चाहें तो रेगुलर अपील फाइल नहीं होगी। क्यों? लाख एडवर्स कमेंट हो, डिसीजन तो आपके पक्ष में है, इनके द्वारा ही अपील प्रस्तुत हो सकती है, क्योंकि व्यथित ये हैं। लेकिन एसएलपी के साथ ये नहीं है। एसएलपी में कहता है सुप्रीम कोर्ट, बताया ना कि मेरे शब्द का दो अर्थ हो सकते हैं, एक मेरा आपकी ओर से दावा है, और एक मेरा अपने को अधीन कर देने के लिए दावा है। ठीक है, दोनों दावों में बहुत अंतर है। एक में आप पॉजिटिव हो रहे हैं, दूसरे में समर्पण कर रहे हैं, दोनों व्यक्तित्वों में बहुत अंतर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये आप देखते हैं एसएलपी कौन फाइल करेगा, कोई भी कर सकता है, उसके पक्ष में निर्णय है, उसके पक्ष में निर्णय नहीं है, इस सब से कोई लेना देना नहीं। हां, कोर्ट ये तय करेगा कि इट इज द फिट केस आर नॉट, और कोर्ट ने डिसाइड किया कि इट इज नॉट ए फिट केस। अब हुआ क्या? क्योंकि भारत के किसी भी न्यायालय से और भारत के किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय से आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इफ दैट इज द फिट केस। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट आप पहुंच गए नायब तहसीलदार के निर्णय से। अब नायब तहसीलदार के निर्णय की अपील एसडीएम के यहां हो सकती थी, ठीक है ना? एसडीएम के बाद कमिश्नरी में हो सकती थी, कमिश्नरी के बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में हो सकती थी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बाद भी हाई कोर्ट में रिट आ सकती थी। आप पहुंच गए सीधे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एनटी जा सकते हैं आप भारत के किसी भी न्यायालय, किसी भी न्यायाधिकरण, इसके विरुद्ध आप जा सकते हैं, और उसका कोई आदेश जरूरी नहीं है वो भी अंतिम हो, वो भी नहीं। आप पहुंच गए और उन्होंने उठा के निरस्त कर दिया, उन्होंने कहा नो, इट इज नॉट ए फिट केस। आपने विशेष अनुमति मांगी, नहीं मिली। अब सवाल यह है, अब आप एसडीएम के यहां गए अपील फाइल करने, अब क्या एसडीएम सुन पाएगा अपील को? यह सुनेगा, सुनेगा, क्योंकि रेस जुडिकेटा लागू नहीं हो सकता। नो डाउट देयर इज ए प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा, और रेस जुडिकेटा कहता है कि सक्षम न्यायालय द्वारा समान पक्षकारों के बीच अगर कोई इशू डिसाइड किया जा चुका है तो उन्हीं पक्षकारों के बीच, ठीक है, आपका सबस्टेंशियली सारतः, इस शब्द का प्रयोग करता है ना वो, ठीक है, कि सारतः वही प्रश्न दोबारा फिर किसी न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता। इस ढंग की बात रेस जुडिकेटा कहता है। लेकिन रेस जुडिकेटा के 8 स्पष्टीकरण हैं, और उन 8 स्पष्टीकरणों में से पहला या दूसरा इस बात से संबंधित है कि मामला गुणदोष इस पर निर्णित होना चाहिए, तब रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल लागू होता है। आप एसएलपी के लिए अनुमति मांगने गए और अनुमति निरस्त हो गई। एसएलपी सुनी कब गई? या तो सुन जाती, अनुमति मिलती, सुनी जाती, और फिर
आपके अपील में कोई गुणदोष न पाया जाता तो एनटी का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में मर्ज कर गया, विलेन का सिद्धांत लागू हो गया और अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उस इश्यू पर है, इसलिए वो दोबारा नहीं उठेगा। लेकिन विशेष अनुमति खारिज हो गई, विशेष अनुमति ही नहीं मिली, और जब विशेष अनुमति ही नहीं मिली तो फिर आया क्या? गुणदोष पर तो कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सिर्फ इतना, इट इज नॉट ए फिट केस टू रेज बिफोर अस बाय द वे ऑफ एसएलपी। सिर्फ इतना ही कहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा। उन्होंने यह नहीं कहा द एडजुडिकेशन विच इज डिलीवर्ड बाय द नायब तहसीलदार दैट इज जस्ट एंड राइट एज पर द नॉर्म्स ऑफ द लॉ, ये नहीं कहा। और जब ये कहा ही नहीं तो गुणदोष की विवेचना हुई कहां? इसलिए रेगुलर जो अपीलें हैं जो स्टैट्यूट में प्रोवाइड हैं वो मना नहीं हुई हैं। एसएलपी के जुरिडिक्शन को खूब ढंग से समझना चाहिए, बड़ा वास्ट जुरिडिक्शन है। और एक चीज हमेशा समझ लीजिए कि अगर कोई कर्तव्य किसी के ऊपर रखा गया है तो वो कर्तव्य उसे पूरा करना ही होगा। आप नहीं कर्तव्य करना चाहते, छोड़ दीजिए, पोस्ट आपके पास हमेशा त्यागपत्र देने का विकल्प है। और अगर इस्तीफा न देकर भी आप अपने पदीय कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो ये मिसकंडक्ट है। मिसकंडक्ट इसके अलावा भी होता है, खाली यही मिसकंडक्ट है ये नहीं है, इसके अलावा भी होता है, लेकिन ये भी है और आपको आपके पद से हटाया जाएगा, ठीक है ना। तो एसएलपी जब स्टैट्यूटरी रेमेडीज एग्जॉस्ट हो गई, सारी एग्जॉस्ट हो गई, मीनिंग देयर बाय आपने अपील फाइल की, सब खारिज हो गई, जो जो आप विभिन्न विधियों में कर सकते थे वो सब आपने कर लिया और कहीं से आपको कोई रिलीफ नहीं मिली, तो भी आप एसएलपी में जा सकते हैं, तो भी जा सकते हैं। और बिना कोई रेमेडी एग्जॉस्ट किए भी आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, दोनों दशाओं में जा सकते हैं, क्योंकि एसएलपी के संबंध में स्वयं उच्चतम न्यायालय की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन नॉर्मली लोग सारी रेमेडीज एग्जॉस्ट करने के बाद ही वहां जाते हैं, ठीक है, नॉर्मली ऐसा ही करते हैं, क्योंकि गए और कहीं सुन गई, मान लीजिए गए और सुन गई और बैठे वही थे जिनने एक गोपालन डिसाइड किया था, ठीक है, तो फिर क्या होगा? ईश्वर मालिक। और एक बार कुछ हो गया फिर आपके पास कोई रास्ता बचा नहीं, तो इसलिए मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए धीमे धीमे चलो, कहीं तो मिल ही जाएगा, ठीक है। और एक चीज खूब समझ लें, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि अपने प्रक्रिया के नियम भी बनाए हैं और उसमें यह कहा है कि अगर कोई अल्टरनेटिव रेमेडी, वैकल्पिक अनुतोष बकाया है, अर्थात आप संबंधित न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कहीं कोई अपील प्रस्तुत कर सकते हैं और आप उसके बिना हमारे सामने आ गए एसएलपी में, तो हम नहीं सुनेंगे। लेकिन यह प्रक्रिया का नियम है, यह प्रक्रिया का नियम है। सुप्रीम कोर्ट यह नहीं कह सकता कि हम एसएलपी नहीं सुनेंगे, वो ये जरूर कह सकते हैं कि जब तक ये नहीं कर दोगे तब तक नहीं सुनेंगे, ये कह सकता है। ये बात प्रक्रिया से संबंधित है और वो बात शक्ति से संबंधित है, ठीक है ना। और प्रक्रिया को बदल देना हमेशा व्यक्ति के हाथ में होता है। हमने ये कह दिया कि जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक हम ये नहीं करेंगे, ये मेरे हाथ में है कि आप वो न भी करो तो भी हम वो कर दें। प्रक्रिया संबंधी प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है, लेकिन शक्ति संबंधी प्रतिबंध स्वयं उच्चतम न्यायालय भी अपनी शक्तियों पर नहीं लगा सकता, ठीक है ना। वो ये कहेंगे फंडामेंटल राइट से संबंधित मामले हम नहीं सुनेंगे, नो, नहीं कह सकते। तुम नहीं सुनोगे, छोड़ दो, इस्तीफा दे दो, कोई और आएगा वो सुनेगा। और अगर नहीं सुनोगे और इस्तीफा भी नहीं दोगे तो फिर हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी, ठीक है, वो तो सुनना ही होगा।
हाँ, आप ये कह सकते हो कि जब तक ये रेमेडी बकाया है तब तक वहां जाओ ना, क्यों आ रहे हो मेरे पास? हम सुनेंगे, ये ना सुने फिर सुनेंगे। तो प्रक्रिया संबंधी प्रतिबंध हो सकते हैं, शक्ति संबंधी प्रतिबंध नहीं हो सकते। और अगर एसएलपी फाइल करने के लिए जो विशेष अनुमति आपने मांगी वो निरस्त भी हो गई, इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता, इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि गुणदोष पर नहीं सुना गया। इसलिए आप रेगुलर जो रेमेडीज हैं उस निर्णय के विरुद्ध, जिसके विरुद्ध आप एसएलपी फाइल करने गए थे, वो रेगुलर रेमेडीज आप एग्जॉस्ट कर सकते हो, सीख कर सकते हो, इसके बाद भी कि आपकी विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत की गई, विशेष अनुमति की याचिका निरस्त हो गई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हां, एक बार स्वीकृत हो गई, सुनी गई और निरस्त हो गई, अब बात बदल गई है, अब मर्जर का प्रिंसिपल लागू होगा, ठीक है ना? अब ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी चीज, जैसे उन्होंने ये कहा किन मामलों को सुना जाना चाहिए, यह प्रश्न रहा है कि विशेष अनुमति किन मामलों में दी जानी चाहिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का विचार रहा है कि एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड डेवलप किया जाए, ताकि कोई ये न कह पाए कि सब भेदभाव कर रहे हैं। हालांकि होता खूब है, तुम अपनी जमानत तुम्हारी खारिज हो जाए, हाईकोर्ट से एसएलपी फाइल करके देखो, अभी तुम्हें पता लगेगा दंड निरस्त। और किसी भी प्रोमिनेंट फिगर, नॉट पब्लिक लीडर ओनली, कोई एक्टर हो, कोई बहुत प्रोमिनेंट फिगर हो, उसकी हाईकोर्ट से बेल खारिज हो जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट एसएलपी न सुने तो हमें बताना, सुनेगा ही सुनेगा, जबकि कोई जरूरी नहीं कि उसमें ऐसे प्रश्न इन्वॉल्व ही हो, ठीक है ना, कि एसएलपी सुनी जानी योग्य, लेकिन सुनेंगे ही सुनेंगे। और आप जरा करके देखो, ठीक है ना, आपकी दांडी अपीलें हाईकोर्ट से निर्धारित होती हैं, अक्सर आप सुनोगे लोग कहते हैं अरे एक बार हाईकोर्ट से कुछ डिसाइड हो गया फिर कुछ नहीं सुना जाता। क्यों कहते हैं? ऐसा नहीं सुना जा नहीं सकता, सुना जा सकता है, एसएलपी में सुना जा सकता है भाई, या तो एसएलपी में सुना जाएगा, ये 132, 133, 134, उसमें हाईकोर्ट का डिसीजन होना चाहिए, साथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब सर्टिफिकेट है नहीं, हाईकोर्ट का डिसीजन तो है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। अब आप पहुंचे वहां तो जाएंगे तो एसएलपी में आपकी सुनी नहीं जाएगी, और कोई प्रोमिनेंट फिगर हो उसे हाईकोर्ट से सजा हो जाए, न सुन ली जाए एसएलपी, तो बताना। एसएलपी खारिज हो जाए बाद में सुनकर, वो अलग बात है, लेकिन एसएलपी फाइल करने की विशेष अनुमति ना मिले, ये थोड़ा कठिन है। मिल ही जाएगी, ठीक है, मिल ही जाएगी। इसी को नेपोटिज्म कहा जाता है, इसी को भाई भतीजावाद कहा जाता है। जैसे ठीक है, मेरिट पर ठीक डिसाइड होगा, लेकिन मेरिट पर डिसाइड तो तब होगा जब पहले एसएलपी के लिए अनुमति मिले, ठीक है। अब हमारे चाचा जी जस्टिस बने बैठे हैं तो अनुमति तो हमें मिल ही जाएगी। अब जब अनुमति मिल गई, अपील प्रस्तुत हो गई, हमारी फीस तो बनने लगी, अब लास्ट में खारिज हो गई तो हो जाए। तुम गए तो अनुमति ही नहीं मिली तुम गए तो अनुमति ही नहीं मिली। अब जब अनुमति ही नहीं मिली तो अगली बार मुवक्किल तुम्हारे पास नहीं आएगा, आएगा मेरे ही पास, ठीक है। तो अंतिम रूप से तुम भी वही जाओगे तो वो वही डिसाइड होगा, और हम भी जाएंगे तो वो वही डिसाइड होगा, लेकिन इसके बीच बड़ा अंतर आ जाएगा, ठीक है। और इस अंतर को आम जनता न जानती है और ना अनुभव कर सकती है, ठीक है ना। तो ये एसएलपी आप फाइल करके देखो, आपकी सब निरस्त होंगी, होती है रोज, यहां सजा होती है हाईकोर्ट से। उसके बाद 132, 133, 134 में तो होता ही नहीं, मामला ही नहीं होता उस लायक कि उनमें उठे एसएलपी फाइल की, और अनुमति ही नहीं मिलती, अनुमति ही नहीं मिलती, क्योंकि हमारे कई शिष्य हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, वो कहते कुछ नहीं, एसएलपी फाइल हुई, वो कई बार हमें मना कर देते हैं। जैसे 2-3 मामले हमने भेजे तो उन्होंने कहा पार्टी कैसी है बताइए, मजबूत है? हमने क्यों? बोले देखिए पहली बात तो वहां कुछ भी कर लो, आपके रुपए 50,000 तो खर्ची हो जाएंगे एसएलपी फाइल करने में। अब बोले एसएलपी हम फाइल करेंगे, और जैसे ही फाइल होगी वैसे एक लाइन बोली जाएगी रिजेक्ट, बोले अनुमति ही नहीं मिलेगी।
बोले रोज कम से कम 1000 एसएलपी फाइल होती है, जिनमें 995 खारिज होती है। ठीक है, मिलती ही नहीं, अनुमति नहीं मिलेगी, 5 सिर्फ मिलेगी। लेकिन कोई प्रोमिनेंट फिगर हो, उसकी एसएलपी खारिज हुई हो, ऐसा कभी होता नहीं। वो सुनी ली जाती है, मनीष सिसोदिया सुनी ली जाएगी। दिस इज द नेपोटिज्म, ये गड़बड़ है। ठीक है ना? तो आपका, लेकिन ये होता है, तो विशेष अनुमति देना उनके हाथ में है। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये कहा कि एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड डेवलप होना चाहिए कि किन मामलों में हम एसएलपी सुनेंगे और किन मामलों में नहीं सुनेंगे। तो एक बात निकल कर आएगी, जिनमें विधि के प्रश्न, लीगल सिचुएशन अनसेटल्ड हो, ठीक है ना, ठीक है, उनमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के सवाल नहीं है, सबस्टेंशियल क्वेश्चन है किंतु व्यापक महत्व का नहीं है। सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है बट व्यापक महत्व का नहीं है। अब ना तो सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ना व्यापक महत्व का, तो सवाल ही नहीं। सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ भी नहीं है, लेकिन गलत, बहुत गलत डिसाइड किया, एविडेंस कतई था ही नहीं, फिर भी उठाकर सजा कर दी। अब जाएं कैसे? ठीक है, जाएं कैसे? क्योंकि 132 बनता नहीं, 3 बनता नहीं, 4 बनता नहीं, कुछ बनता नहीं, 134 है ही नहीं, क्योंकि वहां तो अलग ढंग की चीजें हैं ना। तो एसएलपी सुनी जा सकती है। तो ऐसे सवाल जो न 32 में आ सकते हैं, ना 33 में आ सकते हैं, ना 34 में आ सकते हैं, कहीं नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी उठने चाहिए। तो वो एसएलपी में आ जाए। और इसीलिए एसएलपी की शक्ति को कैसे कहते हैं? अवशिष्ट ताकत, अवशेषी ताकत सुप्रीम कोर्ट की, रेजिडरी नेचर है इसका। ये भी पूछते हैं आपसे प्री में कि सुप्रीम कोर्ट की जो 136 की शक्ति है, ये किस प्रकृति की है? तो ये अवशेषी प्रकृति की है। जो ताकत उन्हें कहीं नहीं है, वो ताकत एसएलपी में है, और एसएलपी ही उन्हें सर्वोच्च न्यायालय बना देती है। और यह ताकत इक्विटी से भी संबंधित है, साम्य से भी संबंधित है, क्योंकि क्या कहती है कि उच्चतम न्यायालय जिसे चाहे वो सुन सकता है। तो यह बात आई कई बार कि यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड डेवलप कर लिए जाएं, ताकि किसी को यह शिकायत ना रहे कि साहब इनकी सुन लेते हैं, हमारी नहीं सुनते। तो अब इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट है कि कम से कम ये कहते तो हैं कि ये शिकायत नहीं बचनी चाहिए। लेकिन उन्हीं में से कई लोगों ने कहा, अब वो बात ठीक भी है, गलत नहीं है वो बात, कि यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड डेवलप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताकत ऐसी है, क्या पता किस केस में हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी और क्या पता कब नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए केस टू केस ही यह तय होना चाहिए कि हमारे समक्ष ये उठाए जाने योग्य है या नहीं। अच्छा, उन्होंने कहा कि विशेष अनुमति हमने आपको दी और इन्हें नहीं दी। अब आप अनुच्छेद 141, अभी हमने आपको बताया नहीं लेकिन मोटा बता देते हैं। अनुच्छेद 141 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित जो विधि है वो विधि है, वो कानून है, और उसे उसी ढंग से लागू किया जाएगा जैसे संसद द्वारा बनाया गया कानून लागू किया जाता है। हां, ये ठीक है कि जिस विषय पर अनुच्छेद 141 की ताकत में उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्णय देकर कानून बनाया है, निर्णय देकर कानून बनाया, निर्णय देकर कैसे कानून वो बनाते हैं? अपने निर्णय में निर्देश दे देते हैं, आदेश दे देते हैं और कहते हैं कि इनका पालन होगा। ठीक है, ये चीजें जो की जाएंगी, जैसे उन्होंने कहा था कि सार्वजनिक स्थान पर जो धूम्रपान करेगा उसे अमुक जुर्माने से दंडित किया जाएगा, तो उतना उन्होंने बनाया था पहले। लेकिन अगर उसी विषय पर संसद का कानून आ जाए तो फिर संसद का कानून मान्य होगा, उनका नहीं होगा, क्योंकि संविधान कानून बनाने की ताकत संसद को देता है, इसलिए फिर संसद का कानून मान्य होगा। लेकिन जब तक संसद नहीं बनाती तब तक उनका मान्य होगा, क्योंकि उस विषय पर तब तक कोई कानून है ही नहीं। तो एक बात यह भी आई है कि एसएलपी फाइल करने के लिए जो विशेष अनुमति मांगी जाएगी, ये 2 तरह से रिजेक्ट की जा सकती है। एक, आपने एसएलपी फाइल की, हमने कहा रिजेक्ट, खत्म, बस हो गई। और एक, हमने ये कहा रिजेक्ट, इसमें ये गलती, ये गड़बड़, ये गड़बड़, ये गड़बड़, इसलिए रिजेक्ट।
एक तरीका ये भी है रिजेक्ट करने का। तो नीचे जो प्राधिकारी हैं उनके द्वारा जब भी किसी भी मामले में रिजेक्शन होता है तो उच्चतम न्यायालय का जो मंतव्य रहा है और उच्चतम न्यायालय की जो भावना रही है वो ये रही है कि आप जब भी कोई काम करें तो वो काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, उन कारणों को अभिलिखित करें। आपने बीएनएसएस या कोई भी इंस्टीट्यूट आप पढ़ते हो तो वहां लिखा होता है कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात वो ऐसा कर सकेंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई जगह अगर मानो इंस्टीट्यूट में यह अपेक्षा नहीं भी है कि कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात आप ऐसा करें, तो भी आप कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात ही वैसा करें ताकि मनमानेपन का जो आरोप है इसको नकारा जा सके। तो क्या अगर पर उपदेश कुशल बहुतेरे इसी बात को लागू किया जाएगा? क्या ये स्टैंडर्ड सुप्रीम कोर्ट स्वयं पर लागू करेगा या नहीं? आप विशेष अनुमति खारिज कर रहे हो ना, आपने कहा कि ठीक है ये हम तय करेंगे कि किस मामले में हम विशेष अनुमति दें और किस मामले में न दें, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन आपने इन्हें दी तो क्यों दी ये आपने बताया नहीं, इनकी खारिज कर दी तो क्यों खारिज कर दी आपने बताया नहीं, इनकी भी खारिज की लेकिन इनमें बताया कि साहब इसलिए हम खारिज कर रहे हैं। तो क्या यह उचित है? तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा, और वो भी बात ठीक है, वो भी बात गलत नहीं, कि दोनों तरीके अपनाए जा सकते हैं, दोनों तरीके। ये भी तरीका हो सकता है रिजेक्ट। अब तुम्हारा होली एकदम बेकार है, सुनने से ही बेकार लग रहा है, रिजेक्ट हटाओ, क्या कारण इसमें मेंशन करें? लेकिन कुछ कुछ तत्व भी दिख रहा है और कुछ कुछ नहीं भी दिख रहा है। अब अगर हम ना सुनने का निर्णय लेते हैं तो हमें विस्तार से लिखाना चाहिए, क्यों नहीं सुनेंगे, ठीक है ना। ये चीज है इसमें लेकिन ये भी है, ये चीज है लेकिन ये भी है, इसलिए नहीं सुनेंगे, ठीक है ना। अब विस्तार से होना चाहिए। तो दोनों तरीके उन्होंने अपनाए और उन्होंने ये कहा कि अनुच्छेद 141 जहां तक इसका सवाल है ये उन्हीं डिसीजंस पर लागू होगा जो सकारण दिए गए, अर्थात जैसे हमने इनकी एसएलपी खारिज की और ये बताया कि इसमें ये कमी ये कमी ये कमी इसलिए खारिज। अब ये लाए एसएलपी, उसमें भी वही कमी जो पहली हम बता चुके, ठीक है ना, तो इनकी भी खारिज। इनके एसएलपी में चूंकि हमने कारण दिए इसलिए विशेष अनुमति खारिज करने के लिए जो आदेश हमने पारित किया वो अगली एसएलपीज के लिए कानून के तौर पर अनुच्छेद 141 में माना जाएगा। लेकिन अगर हमने ऐसे ही रिजेक्ट किया, ठीक है, विदाउट मेंशनिंग एनी रीजन, जैसे इनका एनटी का निर्णय था हमने रिजेक्ट कर दिया, नहीं नहीं तो नहीं, रिजेक्ट। इनका भी एनटी का आया, ये भी एनटी के निर्णय से आए, तो ये नहीं कहा जाएगा कि एनटी का निर्णय उनका रिजेक्ट हुआ था इसलिए इनका भी रिजेक्ट, क्योंकि इसमें हमने कोई कारण मेंशन नहीं किए थे। अब इनका भले ही एनटी का ही है और इनका एनटी का रिजेक्ट हो चुका, लेकिन इसका बाद भी हम इनका सुन सकते हैं, इनका नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर हमने कोई कारण बताए होते तो भले ही इनका उच्च न्यायालय का होता, ठीक है ना, और स्वयं उच्चतम न्यायालय भी इसमें शामिल है। मानिए उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने, 2 न्यायाधीशों की पीठ ने कुछ डिसाइड किया और किसी अधिनियम के अंतर्गत डिसाइड किया, अधिनियम में जुरिडिक्शन था उनको, ठीक है ना। जैसे क्या जुरिडिक्शन है? मूल क्षेत्राधिकार या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद तो सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा, तो ट्रायल कोर्ट है उसमें। अब ट्रायल कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, कुछ डिसाइड कर दिया, उसके अगेंस्ट एसएलपी में हम आ गए, तो क्या सुन सकते हैं? यस, सुनेंगे, क्योंकि किसी न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, ठीक है, सुनेंगे, ठीक है ना। अब हमने ये मेंशन किया, ये कमी ये कमी ये कमी, और ये दोबारा जो निर्णय लेकर आए वो सुप्रीम कोर्ट का है। भले ही हमने एनटी वाले में डिसाइड किया था, ये एनटी का लेके आई तो उसमें हमने बताया था कि इसमें ये कमी ये कमी ये कमी, इसलिए खारिज, नहीं तो नहीं, विशेष अनुमति खारिज कर दी। और ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लेके आए, उसमें भी कमियां वही हैं जो इनके में थी, यद्यपि इनका एनटी का था, इनका सुप्रीम कोर्ट का था, तो भी खारिज, नहीं सुने। यानी 141 के अंतर्गत विधि मान लिया जाए, इसके लिए जरूरी है कि रिजेक्शन ऑर्डर जो विशेष अनुमति के लिए है वो सकारण हो,
अदरवाइज रिजेक्शन बिना उसके है तो उसे अनुच्छेद 141 के अंतर्गत विधि नहीं मानेंगे, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट भी अपनी शक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा कि वो एसएलपी नहीं सुनेगा, यद्यपि प्रक्रियागत प्रतिबंध लगा भी सकता है, प्रक्रियागत कि पहले आप सारी रेमेडीज एग्जॉस्ट करके तब मेरे समक्ष आइए, उससे पहले नहीं। और प्रक्रियागत एक प्रतिबंध उन्होंने और लगाया है, वो ये लगाया है कि अगर गवर्नमेंट और व्यक्ति इसके बीच विवाद है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग यानी जैसे एलआईसी और रेलवे इनके बीच विवाद है, दोनों गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, ठीक है ना, या एलआईसी और गवर्नमेंट के बीच विवाद है, या फिर जैसे बीएसएनएल एयरटेल इनके बीच विवाद है, तो उन्होंने गवर्नमेंट से अपेक्षा की है कि एक हाई पावर कमेटी आप बनाइए, और अगर ये लोग एसएलपी में आना चाहते तो पहले ये उस हाई पावर कमेटी के पास जाएं, और वो हाई पावर कमेटी अगर कुछ नहीं निकालती है, ठीक है, निर्णय कुछ निर्धारित नहीं करती है, या जो निर्धारित करती है वो अन्यायपूर्ण है, तो मेरे समक्ष आइए, ताकि उनके समक्ष भीड़ ना हो, ठीक है ना। और ट्रिब्यूनल और कोर्ट, क्योंकि न्यायाधिकरण और न्यायालय दोनों से वो सुन सकते हैं। अच्छा, और क्या होना चाहिए, उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय 136 के अंतर्गत न्यायालय या न्यायाधिकरण इसका निर्णय, अंतिम आदेश, आदेश, दंडादेश, अवधारण ये होना चाहिए। अवधारण का मतलब क्या होता है, यहां जो अवधारण का अर्थ लिया जाएगा वो ऐसा अवधारण जो किसी ऐसे प्राधिकारी के द्वारा किया गया है जिसे कानून ने निर्मित किया है, और जो उस अवधारण के माध्यम से पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित कर रहा है। खाली प्रशासनिक आदेश, प्रशासनिक आदेश मीनिंग देर वैसे जो बात की व्यवस्था बनाए रखने के लिए होता है, तुमने छुट्टी मांगी हमने छुट्टी दे दी, ये केवल व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। तुमने कहा यहां हमें थोड़ी दिक्कत होती है, हमने तुम्हारा उठाया ट्रांसफर यहां कर दिया, तो तुम्हारे अधिकार तो अप्रभावित हैं, जो तुम अधिकार वहां एंजॉय कर रहे थे वो यहां कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, खाली स्थानीय तो बदला और वो व्यवस्था के नाते है। तो ये प्रशासनिक निर्देश होते हैं, इनके विरुद्ध एसएलपी नहीं जाती है। किसके विरुद्ध जाएगी, न्यायालय या न्यायाधिकरण का आदेश है, अंतिम आदेश है, आदेश कैसा भी हो चाहे। अच्छा, यहां अंतर्वर्ती आदेश के विरुद्ध भी एसएलपी चली जाएगी, यद्यपि नॉर्मली अंतर्वर्ती आदेश के विरुद्ध कुछ नहीं होता है, लेकिन एसएलपी इस पर कोई प्रतिबंध नहीं, क्योंकि यहां आदेश शब्द कहा, इसमें अंतर्वर्ती, मध्यवर्ती हर तरीके का आदेश शामिल है, बशर्ते वो पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित कर रहा हो, ठीक है ना। और आदेश न भी हो, केवल अवधारण हो, केवल डिटर्मिनेशन हो, डिटर्मिनेशन मीनिंग देयर बाय ये तय कर दिया गया कि अमुक भूमि पार्क भूमि है और घर था तुम्हारा, तो अवधारण हो गया, अब इससे प्रभावित तो तुम हो ही जाओगे, अब तुम घुस ही नहीं सकते वहां, या तुम घुस सकते हो तो सब घुस सकते हैं, ये पार्क है, ठीक है ना। ये अवधारित कर दिया गया कि इस वर्ष तुमने इनकम टैक्स नहीं दिया तो पक्षकार तो अधिकार तो प्रभावित हो ही जाएंगे, अवधारण है सिर्फ, ठीक है ना। और कौन तय करेगा, इनकम टैक्स ऑफिसर। तो इनकम टैक्स ऑफिसर कौन हुआ, ट्रिब्यूनल। न्यायालय के अलावा जो लोग ऐसे अवधारण करते हैं जो पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित कर देते हैं और न्यायालय नहीं होते, वो उन्हें हम ट्रिब्यूनल कहते हैं। इस विषय पर विस्तार से भी बात कर लेंगे, लेकिन मोटे तौर पर आप समझ लें, आदेश कोई हो, कैसा भी हो, और किसी न्यायालय का हो, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का, सब एसएलपी में चैलेंज हो जाएंगे। अब सवाल यह है, एसएलपी में क्या रेमेडी दी जा सकती है, ठीक है ना। जैसे ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि आदेश गलत था, तो एक बात यह हो सकती, हमने कह दिया आदेश गलत है आपका, बस चुप हो गए, अब सही आदेश के लिए आप ही के पास भेज दिया कि सही आदेश करिए,
आपने जो पिछला किया गलत है, ये हमने बता दिया। एक बात ये हुई, हमने कहा गलत है और ये सही है और ये हो, ठीक है, ये सही है, ये कर दिया। अब तीसरी बात हुई कि गलत है, ये सही है और यही होगा, ये तीसरी बात हुई। इनमें से कौन सी रिलीफ दी जाएगी? ठीक है, कौन सी रिलीफ सुप्रीम कोर्ट एसएलपी में दे सकता है? नॉर्मली जो देते हैं, नॉर्मली वो सिर्फ इतना ही कहते हैं, ये गलत, ये सही है, ये गलत, ये सही है। इसीलिए आप देखें जो एसएलपी डिसाइड होती हैं, उसको सरकार से जब पूछा जाता है कि अब क्या कहेंगे, तो वो कहते हैं हम जरा फैसले का अध्ययन कर लें, फिर तय करेंगे हमें क्या करना है। ठीक है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि ये गलत आपने किया है, ठीक है, सिर्फ इतना कहा कि ये जो आपने किया ये गलत है, इतना ही कहा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। सही क्या है ये नहीं बताया। सही वो भी हो सकता है जो पिटिशनर मांग रहा है, और सही उससे अलावा भी हो सकता है, ये दोनों सही हो सकते हैं। ये गलत है, केवल इतना ही तो तय हुआ। आपने कहा कि इन्होंने गलत ढंग से हमें बाहर किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, एग्जाम तो अशुद्ध ढंग से कंडक्ट हुआ, इतना ही तो कहा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। ठीक है, अच्छा, यह सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इनकी कॉपी गलत ढंग से चेक हुई, तो इनकी गलत ढंग से चेक हुई, इनकी भी गलत ढंग से चेक हुई, तब भी तो अशुद्ध ढंग से एग्जाम हुआ। लेकिन बाकी सबकी तो सही ढंग से चेक हुई, तो एग्जाम कैंसिल हम नहीं करेंगे। अब जब सरकार निर्णय लेगी, उन्होंने कहा एग्जाम हम कैंसिल नहीं करेंगे, इन्हें सिलेक्शन दे देंगे। ठीक है ना, इन्हें हम सिलेक्शन दे देंगे, ये हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट कहते कुछ नहीं, सब गलत और दोबारा से होगा, ये भी हो सकता है। तो एसएलपी में जरूरी नहीं है कि पिटिशनर की बात मानी जाए, इस सीमा तक कि पिटिशनर को वो भी दे दिया जाए जो वो मांग रहा है। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है। और ये भी हो सकता है कि एसएलपी में ये माना जाए कि पिटिशनर को जो दिया गया वो गलत है, लेकिन फिर भी अब समय इतना बीत चुका है या पिटिशनर से वो वापस लेना न्याय संगत नहीं होगा, क्योंकि ये इक्विटी की भी ताकत है। उदाहरण देकर बताता हूं, एक पुलिस ऑफिसर, उसे प्रमोट कर दिया हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सरकार ने, लेकिन सरकार एसएलपी में चली गई कि हाई कोर्ट का आदेश गलत है। वो एसएलपी 25 बरस बाद डिसाइड हुई और 25 बरस बाद पाया गया कि उच्च न्यायालय ने गलत आदेश दिया था, प्रमोशन नहीं होना चाहिए था संबंधित पुलिस अधिकारी का। अब संबंधित पुलिस अधिकारी 25 साल के बीच रिटायर भी हो गया, तनख्वाह भी उसने ले ली, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है गलत तो हुआ, लेकिन अब इनसे वसूला कुछ भी नहीं जाएगा, जो हो गया तो हो गया। ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली स्टेट जो देता है वो होता तो नागरिकों का ही है, टैक्स का पैसा होता है। ठीक है, और नागरिक स्टेट का ही पार्ट है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अब वसूला कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आगे उच्च न्यायालय का यह आदेश लागू नहीं होगा प्रमोशन के मामलों में, क्योंकि ये गलत है। ठीक है ना, तो रिलीफ वापस नहीं ली, लेकिन गलत है ये बताया। तो सुप्रीम कोर्ट एसएलपी में कुछ भी रिलीफ दे सकता है, और यह सिर्फ इतना बता सकता है कि ये गलत है या सही है, और सही करने की जिम्मेदारी संबंधित प्राधिकारी पर छोड़ सकता है। और एसएलपी आर्म्ड फोर्सेस से संबंधित जो ट्रिब्यूनल हैं उनके निर्णय से फाइल नहीं होगी। ठीक है ना, ये 136 सबसेक्शन 2 कहता है। आप देखेंगे 136 सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, कहता है खंड 1 की कोई बात सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किए गए किसी निर्णय, अवधारण, दंडादेश या आदेश को लागू नहीं होगी। यानी आर्म्ड फोर्सेस से संबंधित जो ट्रिब्यूनल्स हैं उन पर एसएलपी की अधिकारिता नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता नहीं है, एसएलपी में अधिकारिता नहीं है। ठीक है, अगर वो भी फंडामेंटल राइट के खिलाफ कुछ करेंगे तो बिल्कुल है,
तब उनकी अधिकारिता से बाहर कोई नहीं है। अलग अलग जुरिडिक्शन है उनके। तो जो उनका अपीलेट जुरिडिक्शन है, ठीक है ना, 132, अच्छा 132 का जुरिडिक्शन है अगर उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का सवाल है तब है, ठीक है ना। लेकिन 136 मानिए आर्म्ड फोर्स का निर्णय है, आर्म्ड फोर्स से संबंधित ट्रिब्यूनल का निर्णय है, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का कोई सवाल है नहीं, ठीक है ना। तो 132 गायब हो गया। 134 हो सकता है क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस में दंडादेश होगा ही होगा, लेकिन इस लायक नहीं कि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे। अब सुप्रीम कोर्ट को अधिकारिता नहीं है, अपीलेट जुरिडिक्शन नहीं है, लेकिन उसमें फंडामेंटल राइट का सवाल है तो अनुच्छेद 32 है, होगा, ठीक है ना। उसमें हाई कोर्ट ने प्रमाणित कर दिया, अब 132 का जुरिडिक्शन आ गया, ठीक है ना। कोई जुरिडिक्शन नहीं है कोई, या स्वयं वो विधि जिसमें ट्रिब्यूनल गठित है वो ये कहती है कि इस ट्रिब्यूनल के निर्णय की अंतिम अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी, लेकिन वैसी कोई चीजें नहीं है, ठीक है। और आप एसएलपी फाइल करना चाहो और निर्णय आर्म्ड फोर्स का हो, ट्रिब्यूनल का हो तो नहीं है, ठीक है ना। तो चीजें जैसी लिखी हैं वैसी ही समझेंगे, एसएलपी का जुरिडिक्शन नहीं, ठीक है ना। तो ये 136 हुई। शेष बात हम लोग ट्रिब्यूनल क्या है इस पे कर लेंगे, और बाकी लगभग ये समाप्त है, थोड़ा बहुत होगा तो देख लेंगे और बाकी बाद में बात करेंगे।